हेलो गाइस, वांगशियन एडोरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ शैडो ऑफ ऑब्सेशन का पार्ट 14। तो दोस्तों, शायद इसके बाद मैं कम से कम 2 साल के लिए कुछ भी अपलोड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं अपने 3rd ईयर में आ गई हूँ। प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो शायद मैं 2 साल तक अपलोड नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही मेरी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, मैं वापस अपलोड करना शुरू कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये समझेंगे। और हाँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया करो। यार सच में बहुत बुरा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। वेइंग उदास होकर अपने कमरे में बैठा था। उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी खत्म होने वाले थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह बस उदास और खोया खोया रहता था। एक तरफ लंजान के गायब होने का दुख था, तो दूसरी तरफ वांग यीबो का कांटेक्ट ना करना। वेइंग को याद था कि पहले वांग यीबो हर त्योहार पर उसे गिफ्ट्स भेजता था और हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में रहता था। लेकिन पिछले 5 महीनों से उसने न तो कोई गिफ्ट भेजा था और न ही कोई कॉल या मैसेज किया था। वेइंग मन में बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यीबो ही लंजान है। ये सोचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे अब लानजान के अजीब व्यवहार और यीबो के अचानक गायब होने के पीछे एक कनेक्शन नजर आ रहा था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके एग्जाम सर पर हैं। उसे लगा कि भले ही लानजान जो भी हो, अभी उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वे यिंग अपनी किताबें उठाता है और पढ़ने बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर शेन याओ को पता चला कि जो फेरोमोन डिजीज की मेडिसिन वह बना रहा था, उसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसे यह जानकर बहुत गुस्सा आया। उसकी सालों की मेहनत बेकार हो गई थी। तभी उसके पास उसका एक बहुत ही अनोइंग दोस्त और कह सकते हैं कि उसका राइवल लिया दांग आता है। शनिया गुस्से से उसे साइड आई करता है और कहता है, क्या? लिया दांग मजाक उड़ाते हुए बोलता है, गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं। वैसे भी वह मेडिसिन तुमसे बनती ही नहीं। शनिया एक अनोइंग स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा? लिया दांग हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल स्टूपिड। यह कहकर वह शनियाओ के सिर पर एक स्मैक मारता है। शनियाओ गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचता है और लिया दांग को देखते हुए बोलता है, अनोइंग ओमेगा। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। लिया दांग उसे जाते हुए देखता है। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। लिया दांग धीमी आवाज में बोलता है, स्टूपिड क्रीचर्स। समय धीरे धीरे बीत रहा था और सबकी जिंदगी यूं ही नॉर्मल चल रही थी। वेइंग ने भी अपने एग्जाम्स पास कर लिए थे और अब वह जल्दी ही अपने कॉलेज के दूसरे साल में जाने वाला था। लेकिन वेइंग आज भी थोड़ा थोड़ा उदास और खोया खोया रहता था। उसके दोस्त जो यिचेन ने उसके इस व्यवहार को नोटिस किया। जो यिचेन उसके पास जाता है और प्यार से बोलता है, वेइंग। वेइंग हल्की आवाज में बोलता है, हाँ? जो यिचेन चिंता से बोलता है, क्या हुआ है? वेइंग मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलता है, कुछ नहीं। जो यिचेन गहरी सांस लेकर बोलता है, देखो टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। हम सीनियर बन गए और 1 साल बाद हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हारा एक आर्टिस्ट बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। वेइंग धीरे से बोलता है, हाँ। जो यिचेन की बात सुनकर वेइंग अभी भी खोया हुआ था। तभी अचानक कोई वेइंग को पीछे से गले लगा लेता है। वेइंग झुंझलाकर बोलता है, शन याओ, ये सब बंद करो। तुम हमेशा मुझे इतना अनोइंग क्यों लगते हो? शेन याओ प्यार से बोलता है, मेरा बनी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वे यिंग गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ? शेन याओ शरारती हंसी के साथ बोलता है, हाँ तो मैं जल्दी से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। वे यिंग चिढ़ते हुए बोलता है, शेन याओ, मैंने तुमसे कई बार बोला है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं। शेन याओ की आंखों में उदासी आ जाती है। शेन याओ आहिस्ता से बोलता है, हाँ तो क्या हम दोस्ती से आगे नहीं बढ़ सकते? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस एक मौका मांग रहा हूँ। जो यिचेन मायूसी से बोलता है, पर शेन याओ। जो यिचेन को लगा कि यह सही समय नहीं था, इसलिए वह वेइंग की तरफ देखकर बोलता है, वे मैं चलता हूँ। ये कहकर जो यिचेन वहां से चला जाता है। वेइंग गुस्से से बोलता है, शेन याओ। शेन याओ शांत होकर बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें उस स्ट्रेंज लड़के को पसंद करते हो, लेकिन वेइंग तुम तो तब सिर्फ 5 साल के बच्चे थे और वह भी तुमसे थोड़ा ही बड़ा होगा। मुझे लगता भी नहीं कि तुमने उसे नोटिस किया था। तुम्हें तो उसका नाम तक नहीं पता है। तुम उसे पहचानोगे कैसे? शन्याओ की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। शन्याओ जारी रखते हुए बोलता है, वह उसके चेस्ट पर एक मार्क था, शायद बर्थ मार्क था। मैं उसे उस मार्क से पहचान लूंगा। वेइंग मुझे तो लगता है कि उसकी अब तक शादी भी हो गई होगी और तुमने उसमें ऐसा भी क्या देख लिया था? उसने बस तुम्हें कुछ अल्फा से ही तो बचाया था जो तुम्हें बुली कर रहे थे, है ना?
वे यिंग गुस्से से बोलता है, वह लोग मुझे बुली नहीं कर रहे थे, वह लोग मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उसने उसने मुझे बचाया था, वह भी सिर्फ अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल करके। वे यिंग की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे यिंग आगे बोलते हुए बोलता है, वह पक्का एक अल्फ़ा था। अच्छा, वह अल्फ़ा कौन था? वह बहुत हैंडसम था। वे यिंग की आंखें नम हो जाती हैं। वे यिंग उदासी से बोलता है, जब मैंने उसे थैंक यू बोला तो वह मुझे केयरलेस ओमेगा बोलकर वहां से चला गया था। वे यिंग की बात सुनकर शेन याओ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। शेन याओ हंसते हुए बोलता है, इससे हमें पता चलता है कि वह एक नंबर का बदतमीज अल्फा था, बिल्कुल उस अनोइंग ओमेगा की तरह। वे यिंग अपनी आंखें घुमाता है और फिर शांत हो जाता है। वे यिंग चिंतित होकर बोलता है, पर शेन याओ, अब क्या हुआ लंजन को? यह सुनकर शेन याओ की हंसी रुक जाती है। वह वे यिंग को ध्यान से देखता है। शेन याओ संदेह से बोलता है, लंजन, उसने तुम्हें भी बचाया था और तुम उसे भी थैंक यू बोलना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे भी पसंद करना शुरू कर दिया हो? वे यिंग कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप शेन याओ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो शेन याओ को सब कुछ बता रही थी। वे यिंग धीरे से बोलता है, मैंने उसे गलत समझा, इसलिए मैं उसे आई एम सॉरी बोलना चाहता हूँ। वे यिंग अपनी नजरें झुका लेता है। वे यिंग बहुत ही धीमी आवाज में बोलता है, पर मैं उस स्ट्रेंज अल्फा को पसंद करता था। शिन्यो का दिल जैसे टूट जाता है। शिन्याओ दुख से बोलता है, तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते? मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार बचाया है। शिन्याओ की आंखों में आंसू थे। वह अपना हाथ जोड़ता है। शिन्याओ निराशा से बोलता है, पर वे यिंग, एक चांस तो दे सकते हो ना? प्लीज, 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 प्लीज। वे यिंग चुपचाप खड़ा था। शेन याओ की आंखों में निराशा और आंसुओं को देखकर उसका दिल पसीज गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। एक तरफ लानजान की यादें थीं, तो दूसरी तरफ शनियाओ की यह बेचैनी। वेइंग अपना सिर हिलाता है। वेइंग हल्की आवाज में बोलता है, देखो शनियाओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, पर वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। शनियाओ के चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा था। शनियाओ गुस्से से बोलता है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते? तो क्या तुम मुझे ये कहकर धोखा नहीं दे रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? वेइंग पीछे हट जाता है। उसे शनियाओ का यह रूप देखकर डर लग रहा था। वेइंग डर से चीखता है, शनियाओ। यह सुनकर शनियाओ भी चीखने लगता है और रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शनियाओ गुस्से और दुख से बोलता है, क्या तुम चिल्लाने और रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? वे यिंग अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसे शेनयाओ का यह रूप देखकर बहुत डर लग रहा था। वे यिंग हकलाते हुए बोलता है, तुम, और वह वहां से भाग जाता है। समय धीरे धीरे बीतता रहा। वे यिंग के कॉलेज का तीसरा साल भी पूरा हो गया था और उसका वह आर्ट एग्जीबिशन का सपना आज पूरा हो गया था। जैसा कि लानी ने वादा किया था, उसने वेइंग की पेंटिंग्स की एक आर्ट एग्जीबिशन रखी थी। वेइंग की पेंटिंग्स सबको बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि हर पेंटिंग में कोई ना कोई गहरा इमोशन था। कुछ लोगों ने तो उसकी पेंटिंग्स खरीद भी ली थी। मैडम यू, जो वेइंग के पास खड़ी थी, उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। मैडम यू प्यार से बोलती हैं, वेइंग, तुम्हारा सपना और तुम्हारी एजुकेशन दोनों पूरी हो गई हैं, और अब तुम पूरे 22 साल के हो गए हो। शादी के बारे में क्या ख्याल है? वेइंग हैरान होकर बोलता है, मुझे नहीं करनी है आंटी। मैडम यू आराम से बोलती है, वेइंग, तुम्हें क्यों नहीं करनी है? मुझे लगता है कि तुम्हें अब इस बारे में सोचना चाहिए। मैडम यू आगे बोलते हुए कहती है, क्या पता वेडिंग के बाद किसी अल्फा की वजह से तुम हीट में भी आ जाओ, क्योंकि तुम पूरे 22 साल के हो चुके हो, पर अभी तक तुम एक बार भी अपने हीट में नहीं आए हो। हमने डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैडम यू की आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। मैडम यू फिर से कहती है, मुझे लगता है कि शायद वेडिंग के बाद आ जाए। वेइंग कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप मैडम यू को देखता है। मैडम यू अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, तो वेडिंग कर लो ना। तभी अचानक कोई वेइंग को पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है, बेबी कैसे हो? वेइंग मुस्कुराकर बोलता है, मॉम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? वेइंग की माँ मिसेस वे उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरती है। मिसेस वे प्यार से बोलती है, मैं ठीक हूँ बेबी, और तुम्हें तुम्हारी आंट सही कह रही है, तुम्हें वेडिंग कर लेनी चाहिए। वेइंग हैरानी से बोलता है, मॉम, आप भी? मैं तो अभी कह ही रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। मिसेस वे अपने बेटे के बालों में हाथ फेरती है। मिसेस वे नरमी से बोलती है, पर क्यों नहीं? भाभी, तुम अब पूरे 22 साल के हो गए हो
और सबसे बड़ी बात, तुमने अभी तक एक बार भी हीट महसूस नहीं किया है। यह सुनकर वेइंग की आंखों में उदासी छा जाती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ और मैडम यू ने उसे कितने डॉक्टरों को दिखाया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मिसेस वेई आगे बोलती है, हो सकता है कि किसी अल्फा के पास जाने से। मैडम यू बीच में ही बोलती है, तुम मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? वेइंग, तुम्हारी माँ सही कह रही है, यह तुम्हारे भविष्य का सवाल है। वेइंग दोनों की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वह बस चुपचाप खड़ा रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वेइंग चीखकर बोलता है, पर मैं नहीं करना चाहता। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि दोनों औरतें चुप हो जाती हैं। वेइंग अपनी मुट्ठी भींचता है। वह अब और कुछ नहीं सुनना चाहता था, वह बस वहां से भाग जाना चाहता था। वेइंग अपनी पेंटिंग की तरफ देखता है। खूबसूरत महिला की पेंटिंग थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है। उसने एक काला सूट पहना हुआ था और उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं। वह पेंटिंग को ध्यान से देखता है। अजनबी आदमी ठंडी आवाज में बोलता है, ये पेंटिंग तुमने कहाँ से बनाई? वेइंग हैरान होकर बोलता है, मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? अजनबी आराम से बोलता है, मैं जांग वेई हूँ। वेइंग उसे ध्यान से देखकर बोलता है, मिस्टर जांग, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे ही वेइंग की नज़र उसकी माँ मिसेस वेई पर पड़ती है, वह रुक जाता है। जांग वेई की नज़रें भी मिसेस वेई पर जा टिकती हैं। जांग वेई धीरे से बड़बड़ाता है, कंग से। वेइंग हैरान होकर बोलता है, आपको मेरी माम का नाम कैसे पता है? जांग वेई की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपनी बात को छुपाते हुए अचानक विषय बदल देता है। जांग वेई शांत होकर बोलता है, कुछ नहीं। वैसे तुम 22 साल के हो, है ना? एक ओमेगा को अब शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर वेइंग इरिटेट हो जाता है। वह पहले से ही इस बात से परेशान था कि हर कोई उसे के लिए बोल रहा था। वेइंग चिढ़कर बोलता है, आपको क्या? मुझे नहीं करनी है। जिसे देखो मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ा है? जंग वेई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है, जिसे वेइंग समझ नहीं पाता। वह उसकी आंखों में देखता है, जहां एक गहरी और पुरानी उदासी छिपी हुई थी। वेइंग गुस्से से बोलता है, मैं आपकी उम्र के आदमी से क्या बात करूंगा? आप मेरे फादर की उम्र के हैं। मेरे फादर नहीं है। वेइंग की आंखों में उदासी और गुस्सा दोनों थे। वेइंग उदास होकर बोलता है, प्लीज मुझे और परेशान मत कीजिए। यह कहकर वेइंग वहां से चला जाता है। जांग वेई उसे जाते हुए देखता रहता है और उसके चेहरे पर वही पुरानी उदासी वापस आ जाती है। शनियाओ दूर से वेइंग को जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। शनियाओ पास आकर मिसेस वे को आंटी कहता है। मिसेस वे हैरानी से बोलती है, तुम कैसे हो? तुम यहाँ भी आ गए? शनियाओ मुस्कुराकर बोलता है, क्या करूँ, आपकी वह ओमेगा मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करता। मिसेस वे प्यार से बोलती है, तो तुम बस कोशिश करते रहो, एक दिन जरूर मान जाएगा। बेटा, शनिया मायूसी से बोलता है, आंटी इतने साल से तो कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। तभी एक वेटर मिसेस वे के पास आता है। वेटर धीमी आवाज में बोलता है, आपको मिसेस जंग ने बुलाया है। मैडम, मिसेस वे चौंकर बोलती है, ठीक है। मिसेस वे वहां से चलती है। वह एक कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी अचानक कोई उन्हें खींचकर एक कमरे के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मिसेस वे गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू, ये क्या बदतमीजी है? सामने खड़ा शख्स अपने चेहरे से मास्क उतारता है। मिसेस वे उन्हें देखकर अपनी जगह पर जम जाती है। उनकी आंखें पूरी तरह से खुल गई थीं। मिसेस वे हैरानी से बोलती है, आप जिंदा हैं। वह शख्स अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कान लाता है। वह शख्स शांत आवाज में बोलता है, कांग से सारियन, पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यहाँ से हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। वेइंग धीरे धीरे उठता है और अपनी आंखें मलता है। वो सीधा वॉशरूम जाता है और तैयार होकर नीचे की ओर जाता है। वह देखता है कि पूरी जियांग मैंशन को बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह एक सर्वेंट के पास जाता है। वेइंग हैरानी से बोलता है, क्या आज कोई फंक्शन है? सर्वेंट मुस्कुराकर बोलता है, यस मास्टर, आज आपकी एंगेजमेंट है। क्या आपको नहीं पता? वेइंग अपनी जगह पर जम जाता है। वेइंग हकलाते हुए बोलता है, एंगेजमेंट, और वह भी मेरी? वेइंग हैरान होकर बोलता है, किसने कहा तुमसे? सर्वेंट डरकर बोलता है, वह मास्टर, आपकी माम ने। वेइंग गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। मिसेस वेई अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थीं और कुछ सर्वेंट्स को निर्देश दे रही थीं। वेइंग गुस्से से बोलता है, माम, आप मेरी एंगेजमेंट कैसे कर सकती हो, और वह भी मुझसे मुझसे बिना पूछे?
आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मिसेस वे की सहेलियां और सर्वेंट सब वे यिंग की तरफ देखते हैं। मिसेस वे शांत रहती है। वे यिंग गुस्से और मायूसी से बोलता है, मॉम, मैं अपना मुंह बंद कर रहा हूँ और रूम में जाकर तैयार हो रहा हूँ। पर मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है। यह कहकर वे यिंग वहां से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मिसेस वे उसे जाते हुए देखती है और उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वे यिंग अपने कमरे में पहुंचता है। वह खुद को आईने में देखता है। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपनी किस्मत पर गुस्सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा था। शाम का समय था। वे यिंग अपने कमरे में गुस्से से भरा हुआ बिस्तर पर बैठा था। तभी उसकी माँ क्यांगसे सरियन कमरे में आती है। वह वे यिंग को देखती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। वे यिंग अपनी माँ का हाथ दूर कर देता है और बोलता है, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है। चंगसे सारियन प्यार से बोलती है, क्या हुआ वे यिंग? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा ना? वे यिंग अपनी आंखों में आंसू भरकर बोलता है, बट मॉम, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना यहाँ आने से पहले कि कभी किसी अल्फा के लिए अपनी फैमिली से नहीं लड़ोगे। तो फिर ये सब क्या है? चांगसे सारियन कुछ नहीं बोलती, बस शांत होकर वे यिंग की तरफ देखती है। वे यिंग नीचे देखते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी मॉम, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, प्लीज मॉम। चांगसे सारियन कुछ नहीं बोलती, बस शांत होकर वे यिंग की तरफ देखती है। वे यिंग नीचे देखते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी मॉम, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, प्लीज मॉम। चांगसे सारियन धीरे से बोलती है, किसी उस बर्थमार्क वाले अल्फा से जिसने तुम्हें उन अल्फा से बचाया था, है ना? वे यिंग हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ को ये सब कैसे पता था। वे यिंग हैरानी से बोलता है, मॉम, आपको ये कैसे पता? चांगसे सरियन दुख से बोलती है, बेबी, वह भी मेरे लिए तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, वह अल्फा माफिया से संबंध रखता था। वे यिंग आंखों में आंसू के साथ बोलता है, हाँ, मुझे पता है मॉम, उन लोगों ने डैड को मार डाला था और फिर मेरे साथ, लेकिन उसने मुझे बचा लिया था। चंगसे सारियन अपनी मुट्ठी भींचती है। चंगसे सारियन शांत होकर बोलती है, हाँ, लेकिन उन लोगों ने उसे कुछ दिनों बाद ढूंढकर मार डाला था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो। वह अपना फोन निकालती है और वे यिंग को एक पुरानी न्यूज़ दिखाती है। न्यूज़ में एक लड़के की डेथ बॉडी मिली थी और उसकी चेस्ट पर वही बर्थमार्क था। चंगसे सारियन दुख से बोलती है, वे यिंग, वह अल्फा मर चुका है, तो अच्छा होगा ना कि तुम उसे भूल जाओ। वे यिंग उस न्यूज़ को देखकर अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वे यिंग हकलाते हुए बोलता है, यह नहीं हो सकता, यह झूठ है, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। चंगसे सारियन प्यार से बोलती है, बेबी, शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें यह इसलिए दिखाया था कि तुम आगे बढ़ सको। वे यिंग जोर से बोलता है, नहीं, वह जिंदा है, मैं जानता हूँ, वह जिंदा है। वे यिंग के पूरे शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगती है। वह दर्द से कराहने लगता है, पर उसकी माँ कुछ नहीं करती। वह जानती थी कि वे यिंग को दर्द होगा, पर वे यिंग जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह दर्द और सदमे से बेसुध हो रहा था। रात का अंधेरा छा चुका था। वे यिंग पूरी रात दर्द और सदमे से तड़पता रहा, पर उसकी माँ ने उसे उठने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि यह वे यिंग के लिए अच्छा है। वह उसे उसी हालत में अकेला छोड़ देती है। अगली सुबह वे यिंग उठने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर दर्द और कमजोरी से भरा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी। उसने हार मान ली थी। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। उनके हाथ में एक ब्यूटीफुल एंगेजमेंट ड्रेस थी। चंगसे सारियन प्यार से बोलती है, बेबी, उठो, ये तुम्हारा आज का आउटफिट है, तुम्हें तैयार होना है। वे यिंग कुछ नहीं बोलता, बस शांत होकर अपनी माँ की तरफ देखता है। चंगसे सारियन प्यार से बोलती है, यह मत समझना कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया। मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, पर तुम शादी कर लो, उसके बाद कुछ महसूस करोगे। वे यिंग अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। वह एक कठपुतली की तरह लगता है जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। वह चुपचाप अपनी माँ से वह ड्रेस लेता है और उसे पहनना शुरू कर देता है। वे यिंग चुपचाप अपनी माँ से वह ड्रेस लेता है और उसे पहनना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वह आईने में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। वह बहुत हैंडसम लग रहा था, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी।
बस खालीपन और उदासी थी। चंग से सरेन प्यार से बोलती है, बेबी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे यिंग अपनी माँ के साथ नीचे जाता है। हॉल पूरी तरह से सजा हुआ था और चारों तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन वेइंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिस जंग जोर से बोलती है, तो चलिए अब हम ग्रूम को बुलाते हैं। सबकी आंखें दरवाजे पर टिक जाती हैं। तभी एक आदमी अंदर आता है। उसने एक सफ़ेद सूट पहना हुआ था। वह बहुत लंबा और वेल बिल्ड था। वेइंग अपनी नज़रें उस आदमी पर टिका देता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि शेन्याओ था। शेन्याओ मुस्कुराते हुए वेइंग की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मिसेस वेई और मैडम यू दोनों बहुत खुश थीं। शेन्याओ पास आकर वेइंग का हाथ पकड़ता है। शेन्याओ धीमी आवाज में बोलता है, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तभी दोनों को अंगूठी पहनने के लिए बोलता है। वेइंग अपनी उंगलियों में शेन्याओ की उंगली फंसता हुआ महसूस करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेन्याओ एक अंगूठी उठाता है और वेइंग की उंगली में डाल देता है। वेइंग अपनी जगह पर जम जाता है, जैसे वह एक मूर्ति बन गया हो। वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मिसेस जंग मुस्कुराकर बोलती है, चलो अब वेइंग की बारी है। वेइंग का हाथ कांप रहा था। वह धीरे धीरे दूसरी अंगूठी उठाता है और शेन्याओ की तरफ देखता है। शेन्याओ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो वेइंग को परेशान कर रही थी। वेइंग अपनी नजरें नीचे कर लेता है और अंगूठी शेन्याओ की उंगली में डाल ही डाला होता है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। वेइंग अपना हाथ रोकता है और एक गहरी सांस लेता है। वह अपनी आंखें बंद करता है। वेइंग मन में सोचता है, यह मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल फैसला है, पर मुझे ये करना होगा। वेइंग अपनी आंखें खोलता है और अंगूठी शेन्याओ की उंगली में डाल देता है। शेन्याओ मुस्कुराता है और वेइंग का हाथ पकड़ लेता है। सगाई के बाद से शादी के दिन तक का समय वेइंग के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा। शेन्याओ ने उसे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि यह एक जबरदस्ती की शादी है। शेन्याओ हर रोज सुबह उठकर वेइंग के लिए कॉफी बनाता और उसके पसंदीदा नाश्ते की तैयारी करता। जब भी वेइंग परेशान होता, तो शेन्याओ चुपचाप उसके पास आता और उसे गले लगा लेता। वह कभी कुछ नहीं कहता, बस उसे एहसास दिलाता कि वह उसके साथ है। एक रात वेइंग को बुखार आ गया। शेन्याओ पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसने उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, उसे दवा दी और खाना खिलाया। वेइंग धीरे से बोलता है, तुम क्यों इतनी परवाह करते हो? शेन्याओ प्यार से मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि तुम मेरे हो। वेइंग समय बीतता गया। वेइंग धीरे धीरे शेन्याओ की इस परवाह और प्यार को महसूस करने लगा। उसे वह अकेलापन अब महसूस नहीं होता था। उसे लगा कि शेन्याओ ही वह इंसान है जो उसकी परवाह करता है, जो उसे समझता है। शादी से एक दिन पहले शेन्याओ वेइंग को एक खास जगह पर ले जाता है। वह एक बहुत ही सुंदर गार्डन था, जिसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। शेन्याओ घुटनों के बल बैठता है। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। शेन्याओ आंखों में प्यार भरकर बोलता है, वेइंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वेइंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहुत खुश था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का ये सबसे सही फैसला है। वेइंग खुशी से बोलता है, यस मैं करूंगा। शेन्याओ दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आज शादी का दिन था। पूरी जंग मैंशन को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। फूलों की महक चारों तरफ फैल रही थी। वेइंग बहुत खुश था। वह अपने कमरे में बैठा हुआ था, जहाँ जोई चेन भी उसके साथ बैठा था। जोई चेन हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत खुश लग रहे हो। वेइंग मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं हूँ। जोई चेन उसे देखता है। वेइंग धीरे से बोलता है, जब मैं सिर्फ 5 साल का बच्चा था तो मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन वो इंसान मर चुका है ना। जोई चेन कुछ नहीं बोलता, बस है। वेइंग आगे बोलता है, जोई चेन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी के लिए हाँ कहा, नहीं तो मैं चर्च में शादी करने वाला था। जो ईचेन प्यार से बोलता है, तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हें एक परफेक्ट पर्सन भी मिलेगा। वेइंग मुस्कुराता है। तभी मिसेस वे अंदर आती हैं और वेइंग को नीचे चलने के लिए बोलती हैं। मिसेस वे अंदर आती हैं और वेइंग को नीचे चलने के लिए बोलती हैं। जो ईचेन मुस्कुराकर बोलता है, आंटी आप जाइए ना, मैं वेइंग को लेकर आऊंगा। मिसेस वे सिर हिलाकर मुस्कुराती है और चली जाती है। जो ईचेन अपनी जेब से एक कैन निकालता है और वेइंग को देता है। वेइंग हैरानी से बोलता है, ये क्या है? जो ईचेन प्यार से बोलता है, तुम्हारे लिए है,
एक बार टेस्ट करो। शादी से पहले कुछ स्वीट पीना चाहिए ना? वे यिंग हिचकिचाते हुए बोलता है। बट जो ई चेन उसे मनाते हुए बोलता है, वे यिंग एक बार टेस्ट कर लो ना, तुम्हें तो स्वीट पसंद है। वे यिंग जो ई चेन की तरफ देखता है और कैन खोलकर उसे पीने लगता है। वे यिंग उसे पीते हुए बोलता है, इसका टेस्ट कुछ अजीब नहीं है? जो ई चेन हंसते हुए बोलता है, ये नया फ्लेवर है। इसलिए यहाँ से हम टाइम स्किप करता है और शादी के अल्टर का सीन देखता है। जो यूचिन के साथ अल्टर की ओर आता है। उसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। जब वह अल्टर पर पहुंचता है तो शेन याओ उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बस चुपचाप खड़ा रहता है। समारोह के लिए परिवार के मुखिया ने सब कुछ व्यवस्थित किया था। परिवार का मुखिया जोर से बोलता है, अब हेवन और अर्थ को बो करें। वेइंग बिना कुछ बोले झुकता है। परिवार का मुखिया जोर से बोलता है, अब माता पिता को बो करें। वेइंग अपनी माँ मिसेस वे और मैडम यू की तरफ झुकता है। परिवार का मुखिया जोर से बोलता है, अब एक दूसरे को बो करें। वेइंग और शिन्यो एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं। वेइंग कुछ नहीं कहता, बस धीरे से झुकता है। परिवार का मुखिया जोर से बोलता है, अब एक दूसरे को बो करें। वेइंग और शिन्यो एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं। वेइंग कुछ नहीं कहता, बस धीरे से झुकता है। शनिया उसकी चुप्पी को देखकर परेशान हो जाता है, पर वह कुछ नहीं कहता। वह अपनी उंगली से वेइंग की उंगली को छूता है, पर वेइंग कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह शादी का समारोह था, पर वेइंग एक कठपुतली की तरह लग रहा था, जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह बस चुपचाप बिना कोई शब्द कहे हर रिचुअल को पूरा करता रहा। परिवार का मुखिया जोर से बोलता है, अब एक दूसरे को बो करें। वेइंग और शुन्यो एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं। वेइंग कुछ नहीं कहता, बस धीरे से झुकता है। सारे रिचुअल्स पूरे हो गए थे। परिवार के मुखिया, जो अब प्रीस्ट की तरह लग रहे थे, एक गहरी सांस लेते हैं। प्रीस्ट और जोर से बोलते हैं, आप अब पूर्ण रूप से हस्बैंड और हस्बैंड हैं। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है। मिसेस वे और मैडम यू दोनों बहुत खुश थीं। शनियाओ मुस्कुराता है और वेइंग का हाथ पकड़ लेता है। शनियाओ धीरे से बोलता है, वेइंग, हम अब मैरिड हैं। वेइंग कोई जवाब नहीं देता, वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तभी उसका शरीर कांपने लगता है। उसे चक्कर आ रहे थे और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वह जमीन पे गिरने ही वाला होता है कि तभी शेनियाओ उसे पकड़ लेता है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अगले पार्ट में थोड़े हॉट सीन्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो अगर आपको सुनना है तो कमेंट कर देना। मैं टेलीग्राम में हॉट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगले पार्ट में वे यंग अपनी पहली हीट में आएगा।